नमस्कार, मैं MS चौहान आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन माँ सरस्वती जो विद्या की देवी हैं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्सेस प्लस की एक परंपरा है कि हम अपनी क्लास की शुरुआत खास करके साइकोलॉजी मनोविज्ञान की जो क्लासेस होती है उसकी शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सरस्वती वंदना करेंगे, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पर बनी रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जो भी DSSB केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या किसी भी प्रकार के टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि अभी DSSB के जो पेपर आरंभ होने वाले हैं 7 मार्च से PRT के, उसमें भी देखा गया है कि मनोविज्ञान के प्रश्न, साइकोलॉजी के प्रश्न तथा पेडागोजी के प्रश्नों का एक पूरा का पूरा 100 मार्क्स का सेट होता है। यानी जो द्वितीय प्रश्न पत्र हैं उसमें 100 नंबर के साइकोलॉजी ही आते हैं। उनको ध्यान में रख करके, उन प्रश्नों को ध्यान में रख करके और जितने भी टीचर से रिलेटेड जितने भी पोस्ट निकलती हैं जैसे TGT, PGT, PRT, उन सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। सक्सेस प्लस की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि सक्सेस प्लस पर आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर के हम आए और हमारी फैकल्टी भी, हमारी जो पूरी टीम है वो इसके लिए दिन रात मेहनत भी कर रही। तो आप सभी बच्चों से बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहें, मेहनत करें, आपको मंजिल जरूर मिले। वो कहते हैं ना कि यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, यदि आप सीखने के लिए दृढ़ हैं तो कोई आपको रोक भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे यह बेसिकली कह सकते हैं कि एक सीरीज है। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 के 100 प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, जिसको हमने 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला में बांट दिया है। यानी 10 प्रश्नों का एक सेट होगा, 10 प्रश्नों की एक वीडियो होगी, फिर दूसरे पार्ट 2 में फिर अगले 10 प्रश्न होंगे, फिर उसके आगे 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से कुछ 100 प्रश्न हम करेंगे और 100 प्रश्न सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप एक बार इन प्रश्नों को ठीक प्रकार से अगर पढ़ लेते हैं तो आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपका चयन निश्चित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वह है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अब देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र आपको पता होगा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी, बेंजामिन S ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 तरीके से बताया था, जिसमें आप सभी को पता है भावात्मक, है ना। इस तरह से आप अगर देखें तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ठीक है, और इसमें बेसिकली इन्होंने पूछा किसका है तो संज्ञानात्मक का पूछा है। ठीक है, और संज्ञानात्मक में आपने देखा होगा कि उन्होंने एक इस प्रकार से, बहुत बच्चे जो पढ़े होंगे उनको यह फिगर भी याद होगा, है ना। इसमें अगर आप देखें तो ब्लूम ने 1956 में, कब 1956 में संज्ञानात्मक के क्षेत्रों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया था। किसके? संज्ञानात्मक के क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया था? 6 भागों में इसको विभाजित किया था। और इन 6 भागों को जो विभाजित किया तो इसमें जो नॉलेज है यानी ज्ञान है ना, ज्ञान यानी इसको पहले बेस लेवल पे रखेंगे। उसके बाद दूसरा है अवबोध, ठीक है, ज्ञान के ऊपर अपबोध आ जाएगा। फिर अनुप्रयोग आ जाएगा। फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और सबसे ऊपर जो है ये आ जाएगा मूल्यांकन। क्या आ जाएगा? मूल्यांकन आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर हम इस क्रम में देखें तो इसमें A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
इन चारों ऑप्शन में अगर इस क्रम को आप देखें तो इसमें से सबसे पहले तो ज्ञान है। तो यहां देखिए पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करना है तो ज्ञान तो ठीक है, लेकिन दूसरे में अनुप्रयोग दे दिया है, लेकिन जबकि दूसरे में क्या होगा, अवबोध होगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। मूल्यांकन पहले दे दिया है, ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन यहां पहले दे दिया है, यह भी नहीं होगा। यहां देखते हैं, यहां पे देखिए ये सही है, क्योंकि यहां पे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यह सही क्रम है। इसलिए जो पहला प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा वह कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से अगर आपके साइकोलॉजी के कंटेंट तैयार रहें तो प्रश्न कहां से पूछेगा, है ना। प्रश्न बड़े ही आसानी से आप उसे सॉल्व कर सकते। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, चलते हैं। दूसरा प्रश्न भी देखिए बहुत ही अच्छा, और कह सकते हैं इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो पेडागोजी पे आधारित होते हैं। पहला वाला तो आप कह सकते हैं कि कंटेंट पे आधारित है, लेकिन दूसरा वाला जो है ना, ये पेडागोजी के बेस पे होता है। प्रश्न है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं। अब ऑप्शन देखें तो वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है। कोई भी रोट लर्निंग जो है वह कभी भी बच्चों का सीखने का सही तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हमने क्रॉस कर दिया। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। कभी भी नहीं, नकल करना, रटना, है ना, यह सब कभी भी सही उत्तर नहीं होगा। जो भी नेगेटिव होगा वो कभी भी सही उत्तर नहीं होगा। तीसरा है, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल, देखिए जवाब वही सही होता है जहां पर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी लर्निंग बाय डूइंग। वो चीजों को खुद सीखते हैं, खुद करके देखते हैं, अपने अनुभव से अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं बनते हैं। यह सारे जवाब सही होते हैं। इसलिए जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सटीक है और हमारा यही सही उत्तर होना चाहिए, है ना। डी भी देख लेते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। देखिए यह भी नहीं होगा। बच्चों को कंट्रोल कभी नहीं करना है। कंट्रोल इन द सेंस कि कंट्रोल नेगेटिव सेंस में, कभी इसका सही जवाब नहीं हो सकता है। बच्चों को तो आप स्वायत्तता दीजिएगा, बच्चों को तो हमें स्वतंत्रता देना है, बच्चों को तो हमें ऑटोनॉमी देनी है, ताकि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं बने। समझ रहे बात को। तो देखिए इस तरह के कितने आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको आराम से इसको एनालिसिस करके भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो हमारा दूसरे का जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आगे हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि भाई निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। अब देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसमें नहीं जानने के लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन सा सूत्र है। तो अब कौन कौन सा सूत्र है, इसके लिए आप एक चीज तो तय है कि अगर जिन बच्चों ने इसको पढ़ा है वह इसका जवाब विद इन सेकेंड देकर के निकल जाएंगे, और जिसने नहीं पढ़ा है वह तुक्का मार के आएंगे। तो इसलिए जब आप कंपटीशन में बैठते हैं तो कम से कम जब आप इस सीरीज को देख रहे हैं तो आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं। ठीक है, तभी तो आप बना पाएंगे। तो भाई सरल से कठिन की ओर यह भी शिक्षण सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर यह भी शिक्षण सूत्र है, दृश्य से अदृश्य की ओर यह भी शिक्षण सूत्र है, निगमन से आगमन की ओर देखिए यहां पर यह थोड़ा सा क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में दे दिया, यह शिक्षण सूत्र नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है, कौन सा नहीं है, तो कौन सा जवाब हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। अब बोलिएगा सर ये तो है, हाँ यह शिक्षण सूत्र है, बट कैसे, आगमन से निगमन की ओर। यही जब रहता आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, तो यह जवाब सही हो जाता है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आगमन से क्या पढ़ा है, आगमन से पढ़ा है उदाहरण, और निगमन से क्या पढ़ा है, निगमन से पढ़ा है नियम। देखिए कैसे कॉरलेट करते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो आगमन से उदाहरण और निगमन से नियम, तो उदाहरण से नियम की ओर, यह भी एक सूत्र है, यह भी एक सूत्र है। देखिए और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। यहां पर उदाहरण जो होता है ना, उदाहरण जो होता है वो क्या होता है, विशिष्ट होता है। उदाहरण क्या होता है, विशिष्ट होता है। तो यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि विशिष्ट से निगमन, और नियम कैसा होता है,
सामान्य होता है। नियम कैसा होता है? सामान्य होता है। तो यहां पर एक सूत्र और कॉरलेट कर दिया हमने, क्या? विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न कहां भागेगा आप बताएं? अगर हम कंसेप्ट से पढ़ते हैं तो वह एक चीज पूछ रहा है, हमने पूरा उसका क्या कर दिया? पूरी जड़ ही खोद दी। पूरा रूट लेवल पे आप सीखेंगे चीजों को, और यह चीजें आप इस तरह के बेहतरीन वीडियोस आपको सक्सेस प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, है ना। हमारा जो ऐप है सक्सेस प्लस का, उसे आप गूगल प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड करेंगे, है ना, और आप वहां पर अपना सारी डिटेल डालकर आप हमारे ऐप पर लॉगिन हो जाएंगे। फिर इस तरह के बेहतरीन जितने भी साइकोलॉजी एंड पेडागोजीज के वीडियोस हैं, इंग्लिश का है, हिंदी का है, सारे वीडियोस आपको वहां पे, बेहतरीन वीडियोस आपको वहां पे अवेलेबल है। चलिए, तो हमने देखा यहां पर कि यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है ना, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक के कारण यह ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यह आगमन से निगमन की ओर तो सही होता, अगर उदाहरण से नियम देता तो भी सही होता, विशिष्ट से सामान्य देता तो भी सही होता, लेकिन दे क्या दिया है यहां पे? निगमन से आगमन की ओर। तो हमारा डी जो है यही गलत होगा, और पूछ यही रहा है कौन सा सूत्र नहीं है, तो डी सूत्र नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, गंभीर रूप से सोचने के लिए। अब देखो भाई, गंभीर रूप से सोचने का मतलब यहां पर एक ही है। देखिए, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है, और कंसेप्ट से अगर आपने टीचर से, किसी भी बच्चा आपने कहीं भी पढ़ा हो, अगर उस टीचर ने आपको सही तरीके से पढ़ाया हो, कंसेप्चुअल पढ़ाया हो, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। और आपने रटा हो या टीचर ने भी आपको एवं ही पढ़ा दिया हो, तो आप प्रश्न को कॉरलेट करना नहीं जान पा रहे होंगे। तो यह ट्रिक यही आपको सिखाई जाती है। क्या? निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से, यहां पर क्या है? गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित। तो गंभीर रूप से वही बच्चा सोच सकता है ना जो क्रिएटिव होगा, गंभीर रूप से वही बच्चा सोच सकता है ना जो डाइवर्जेंट थिंकिंग का होगा, है ना। समझ रहे बात को? जो क्रिएटिव होगा, जो डाइवर्जेंट थिंकर होगा। तो क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? यह तो इसका जवाब सही नहीं है। सही जवाब क्या है? सही जवाब ये, अगर आप देखो, क्या आप उसका उत्तर जानते हैं? यह सही जवाब क्या है? यह सब आप किस ओर इंडिकेट कर रहा है? ये सभी की सभी कन्वर्जेंट थिंकिंग की ओर इंडिकेट कर रहा है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यह भी नहीं होगा। यानी अगर डी देखें तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, दिस वन इज द राइट आंसर, डी। क्यों? क्योंकि यह विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि अगर हमें एक प्रॉब्लम दे दिया जाए तो हम उसका क्या कर सकें? मल्टीपल सॉल्यूशन सोच सकें। जब एक प्रॉब्लम के हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन होंगे, है ना, हम विभिन्न आयामों में सोच सकते हैं, तो हम विभिन्न तरीके से भी हम किसी चीज को हल कर सकते हैं। यह है किस चीज को इंडिकेट करता है? गंभीर रूप से सोचने के लिए। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। और इस तरह की जो थिंकिंग होती है, यह क्रिएटिव बच्चों में होती है। ऐसे बच्चे जो डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाते हैं, जो डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, है ना, वो बच्चे। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यस। चलिए अगला, नेक्स्ट चलते हैं। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। संज्ञानात्मक, संरचनात्मक, है ना, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। अब यहां पे देखिए क्या है भाई अधिगम? तो संरचनात्मक, यहां पर बात हो रही है किसकी? एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की, है ना, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की। तो यह दृष्टिकोण जो है, इसके हिसाब से अधिगम क्या होना चाहिए? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया नहीं, निगेटिव। निष्क्रिय दे दिया, ये कभी नहीं होगा। जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया है, यह भी नहीं होगा कि सब जानकारी के लिए अर्जन की प्रक्रिया नहीं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, यह भी नहीं होगा। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यह एक एक्टिव प्रोसेस है, यह एक सक्रिय है, और यह एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। क्योंकि संरचनात्मक दृष्टिकोण, है ना, जो कंस्ट्रक्टिव एक तरह से कह सकते हैं अप्रोच है, वह बेसिकली एक जो स्ट्रक्चरल अप्रोच हम लगाते हैं, वह बेसिकली हमेशा याद रखना कि वह क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है। एक क्या है? सक्रिय प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण ही अपने आप में सक्रिय है ना। जब तक सक्रियता नहीं आएगी, तब तक बच्चे में भी संरचनात्मक दृष्टिकोण नहीं आएगा। कोई बच्चा जब तक एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा,
है ना, तब तक वह दृष्टिकोण डेवलप ही नहीं होगा। तो डी इज द राइट आंसर, इसका क्या हो जाएगा, डी सही जवाब। अगला प्रश्न, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको? डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो यहां पर आप अनुप्रेरित करने की बात कर रहे हैं, तो कक्षा में अति कथम उपस्थिति, भाई किसी की मतलब प्रेजेंस इस बात का तो साबित नहीं कर सकता है। भाई शिक्षण प्रभावशाली एवं सजीव तभी होता है ना जब कक्षा में समय समय पर शिक्षक और छात्र का वार्तालाप हो, है ना, और छात्रों द्वारा कक्षा में क्या किया जा सके, प्रश्न पूछा जा सके, है ना, तभी तो पता चलेगा ना कि छात्र जो है कक्षा में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो बताइए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य नहीं, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यह बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि स्टूडेंट्स जितने प्रश्न को पूछेंगे, इससे यह दर्शाता है कि बच्चे का, है ना, उस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसमें कितनी दिलचस्पी, कितनी रुचि बच्चा ले रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद, है ना, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद क्या है, तो आप अगर यहां पे देखेंगे सबसे पहला क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो, पाठ योजना बनाना, पाठ योजना बनाना, सबसे प्रथम पद ये है। दूसरा क्या है, शिक्षण, फिर आप क्या करोगे, शिक्षण करोगे। फिर तीसरा क्या है, प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि, ठीक है, प्रतिपुष्टि आएगी। उसके बाद क्या आएगा, फिर अगर आप फीडबैक अच्छा है तो ठीक है, यानी आपको दोबारा पाठ योजना बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फीडबैक अगर आपको वैसा नहीं मिला जैसा होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पुनः नियोजन करेंगे। क्या करेंगे, फिर से पुनः नियोजन, है ना, फिर से प्लानिंग, रीप्लानिंग करेंगे इसे, है ना। फिर आप क्या करेंगे, रीटीचिंग करेंगे। क्या करेंगे, रीटीचिंग करेंगे। और फिर रीटीचिंग के बाद क्या करेंगे, रीटीचिंग के बाद फिर आप रीफीडबैक लेंगे। क्या लेंगे, रीफीडबैक लेंगे, ठीक है। और फिर ये रीफीडबैक आपका ठीक आया तो ओके, और रीफीडबैक के बाद भी अगर फीडबैक अच्छा नहीं आया तो फिर आप वहीं चले जाएंगे, कहां पर, पाठ योजना बनाना, यानी लेसन प्लानिंग। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सबसे पहले पहला प्रथम पद क्या है, योजना बनाना, है ना, पाठ योजना बनाना। क्लियर है, पाठ योजना बनाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए, योजना बनाना, ये सी इज द राइट आंसर। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्लियर है। तो पाठ योजना बनाना जो है यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। पहले पाठ योजना बनाएंगे, फिर शिक्षण करेंगे, फिर प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि ओके है देन ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पुनः नियोजन करो, है ना, फिर जो है उसको रीटीचिंग यानी फिर से पाठ योजना बनाओ, फिर उसको फिर रीफीडबैक लो, फीडबैक ओके है देन ओके, अगर ओके नहीं है तो फिर इसको आगे फिर पाठ योजना बनाओ। इस तरह से यह पूरी तरह से सूक्ष्म शिक्षण चक्र, इसी को कहते हैं, यह साइकिल चलता रहता है, इसी को क्या कहते हैं, है ना, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का। ठीक है, तो क्या जवाब हो जाएगा इसका, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? तो भाई डाल्टन शिक्षण विधि या डाल्टन प्रयोगशाला योजना का प्रयोग किसने किया था? इनका नाम था हेलेन पार्क हर्स्ट। क्या नाम था? हेलेन पार्क हर्स्ट। अगर आप देखें तो ये देखिए सी में इसका ऑप्शन है। अब देखिए यह प्योर रूप से कह सकते हैं कि आप थ्योरी के बेस पे, कंटेंट के बेस पे, इसमें कोई समझ काम नहीं करेगा। अगर आपने पढ़ रखा है डाल्टन शिक्षण विधि तो ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। मिस हेलेन पार्क हर्स्ट, ठीक है, इन्होंने 1920 में, कब? 1920 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के, कहां पे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के डाल्टन स्थित विद्यालयों में इसकी शिक्षा प्रारंभ की थी। ठीक है, यानी डाल्टन शिक्षण विधि का। और आप देखेंगे तो इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण है। इस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 1920 में जो इस विधि का निर्माण किया गया, इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है। पहला कि विभिन्न विषयों के लिए एक निश्चित घंटों और समय सारणी का जो कठोर बंधन है ना, उससे बच्चों को स्वतंत्र करने पर जोर दिया गया। और दूसरा, बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो ना, उस विषय को जितनी देर तक चाहे बालक पढ़ सकता है। यह दो मुख्य बिंदु पर इसमें जोर दिया गया। ठीक है, तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ए, बी और डी इसका नहीं होगा। चलिए, मधु गणित में कमजोर है, एक
अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का क्या कारण हो सकता है? प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, या तो भाई एक तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। उसके माता पिता अनपढ़ है, इससे भी कोई लेना देना नहीं, अनपढ़ है उसके माता पिता, तो क्या बच्चा भी अनपढ़ होगा या पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेगा? ऐसा तो कोई बात है नहीं। उसे अध्यापन में रुचि नहीं है, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, यह भी गलत होगा, ऐसा नहीं कह सकते। गणित शिक्षक की विधि त्रुटिपूर्ण है। हाँ देखिए, दोष अंततः फिर शिक्षक पे ही आता है, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, अगर कोई बच्चा असफल हो रहा है, तो इसके पीछे सिस्टम दोषी है, शिक्षक भी दोषी है। हो सकता है कि शिक्षक की जो विधि है पढ़ाने की, जो शिक्षक की विधि है वो त्रुटिपूर्ण हो, तो शिक्षक को अपने विधियों में बदलाव करने की आवश्यकता है। यस या नो? क्लियर है? यस। तो विद्यार्थी का किसी विषय में कमजोर होना यह दर्शाता है कि विद्यार्थी को दिया गया ज्ञान त्रुटिपूर्ण है या अधिगम प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, यानी ज्ञान लिंग पर आधारित नहीं होता है। एक बात तो यह भी है, जो कि यहां पे प्राय लड़कियां गणित में कमजोर होती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और सही कौन सा होगा? यह, यानी दोष किसमें है भाई? तो गणित के शिक्षक में कि उनकी विधि त्रुटिपूर्ण है ना? यानी शिक्षक को अपनी विधि को यहां पर चेंज करके देखना चाहिए। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न है। अच्छा, इस 10 प्रश्न में आपने देखा, जो हम 9वां प्रश्न पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ प्रश्न पेडागोजी के भी हैं, कुछ प्रश्न थ्योरी से रिलेटेड हैं और कुछ प्रश्न बिल्कुल फैक्ट पे रिलेटेड है। कॉम्बिनेशन के बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर इसी तरह से आप हमारे सारे सीरीज को देखते हैं, जो आपको सीरीज इसके बाद एक के बाद एक सीरीज जो आने वाला है, तो मैं यह दावा करता हूं कि आपको क्वेश्चंस के पढ़ने, देखने और समझने का नजरिया चेंज हो जाएगा। फिर आप भी उन प्रश्नों को बेहतर कर पाएंगे। यह हमारा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि यह सीरीज ही क्या है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ब्लूम के वर्गीकरण, देखिए फिर ब्लूम का आ गया। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? तो भाई इसमें फिर वही वाली बात है कि आपको वो सारा आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि कौन कौन सा है? तो पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें कहीं भी आत्म अनुभूति की बात नहीं की गई है। देखो इसकी बात तो की गई है, इसकी भी बात की गई है, इसकी बात भी की गई है, बट आत्म अनुभूति की बात कहीं नहीं की गई है ब्लूम टैक्सोनॉमी में। तो पकड़ में आ गया, हमारा जवाब क्या होगा? सी ही हो जाएगा। क्या कह रहा है? असंगत है। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है, यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ये सारा तो हमने पढ़ा है ना ब्लूम में, विश्लेषण भी पढ़ा है, मूल्यांकन भी पढ़ा है, अनुप्रयोग भी पढ़ा है, आत्म अनुभूति नहीं पढ़ा है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आत्म अनुभूति नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 का सी। तो इस प्रकार से आपने देखा प्यारे बच्चों कि 10 प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस 10 प्रश्न में आपने देखा कि प्रश्न किसी एक तरह का नहीं है, बल्कि प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ फैक्ट्स पे आधारित है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित है और कुछ प्रश्न पैडागोजी पर आधारित है। तो इन प्रश्नों को ठीक प्रकार से करने की आवश्यकता है। आप हमारे साथ बने रहें। इसी प्रकार के बेहतरीन प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, हम आपके लिए कंटिन्यू लेकर आएंगे। यह मेरा और सक्सेस प्लस का आपसे वादा है। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।